नमस्कार। चार बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। अयोध्या में आज बीजेपी नेताओं का संगम। सीएम योगी समेत 11 राज्यों के मुख्यमंत्री करेंगे रामलला के दर्शन। जेपी नड्डा भी रहेंगे मौजूद। तो ये एक पहली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उसके बाद दूसरी बड़ी खबर जो आपको बता रहे हैं वो ये है कि निर्वाचन आयोग जनवरी में करेगा 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा। तय होंगी मतदान और मतगणना की तारीखें। उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत 5 राज्यों में होना है विधानसभा चुनाव। और तीसरी बड़ी खबर है यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से। सत्र से पहले होगी सर्वदलीय बैठक। अनुपूरक बजट लेखा अनुदान पेश करेगी सरकार। और आज की चौथी बड़ी खबर है पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। चुनाव के रोटेशन को लेकर लगी है याचिका। कल भी हुई थी मामले में सुनवाई। तो ये चार बड़ी खबर आपको बताएंगे विस्तार से। तो चलिए शुरुआत करते हैं विस्तार से और बताते हैं आपको पहली बड़ी खबर के बारे में। रामनगर अयोध्या में आज 11 भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और 8 उप मुख्यमंत्री पहली बार एक साथ रामलला के दर्शन के लिए आएंगे। उनके साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी होंगे। बता दें कि राम मंदिर निर्माण को लेकर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद वो पहली बार अयोध्या आ रहे हैं। इसके पहले राम मंदिर आंदोलन के दौर में वर्ष 1991 में उत्तर प्रदेश सहित 4 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान व हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों का यहां एक साथ दौरा हो चुका है। तब और अब की परिस्थितियां पूरी तरह से भिन्न है। वो दौर संघर्ष का था, तो अब उन सभी चुनौतियों से उबर कर नया इतिहास रचने का समय है। अयोध्या के नए इतिहास में इन मुख्यमंत्रियों के एक साथ आगमन की इबारत भी जोड़ी जाएगी। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के अनावरण समारोह के बाद मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में हिस्सा लेने के बाद ये सभी मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री वाराणसी से लखनऊ जा चुके हैं। ये सभी बुधवार को दोपहर सुबह 11 बजे हवाई मार्ग से चलकर अयोध्या हवाई पट्टी पहुंचेंगे। बता दें कि आज देश के 11 राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और अन्य वीवीआईपी अयोध्या धाम आ रहे हैं। इनमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देव, गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित कर्नाटक, असम, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मणिपुर के मुख्यमंत्री सहित 8 उप मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं यूपी एडिटर अकील सिद्दीकी से। अकील, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री की बैठक है, क्या कुछ अहम आज के दिन इस बैठक में चर्चा होगी और क्या कुछ खास कार्यक्रम है? देखिए, ये एक तो पहली चीज ये है कि अयोध्या में आज ऐतिहासिक दिन होगा और अयोध्या में एक साथ 12 से ज्यादा मुख्यमंत्री जो है वो वहां पर रामलला के दर्शन करेंगे। इसकी अगर हम बात करें तो 11 बजे सबसे पहले हवाई अड्डे पर अयोध्या पहुंचेंगे और इसके बाद अयोध्या के जो पंचशील जो होटल है वहां पर ही सारे मुख्यमंत्री रवाना हो जाएंगे। वहां पर होटल में विश्राम करने की उनकी व्यवस्था है। वहां के बाद जो हनुमानगढ़ी, सबसे पहले हनुमानगढ़ी जाएंगे और वहां से सभी मुख्यमंत्री हनुमानगढ़ी के जब दर्शन और पूजन कर लेंगे इसके बाद वो संजू तट जो है वहां पर जाएंगे। उसके बाद रामपेड़ी का भी दर्शन करेंगे। रामपेड़ी के बाद सभी मुख्यमंत्री राम जन्मभूमि जो परिसर का निर्माणाधीन रामलला मंदिर है वहां के दर्शन करेंगे और दोपहर की करीब आरती में भी ये सारे मुख्यमंत्री वहां शामिल होंगे। निश्चित तौर पे ऐतिहासिक दिन अयोध्या के लिए है और क्योंकि वहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था उसे और भी मजबूत की गई है कि 12 से ज्यादा मुख्यमंत्री वहां मौजूद होंगे राज्यों के। उसकी पूरी तैयारी पहले ही कर ली गई थी। ये ऐतिहासिक दिन इसलिए भी होगा कि जैसे आने वाले चुनाव है और चुनाव से पहले ये बड़ी बैठक भी सभी मुख्यमंत्रियों की अयोध्या में होने जा रही है। हालांकि इससे पहले बनारस में हुई, बनारस के बाद लखनऊ हुई है, लखनऊ के बाद ये पहला दिन होगा जो अयोध्या में होगी। लेकिन इस दौरान कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम नहीं शामिल हो पाएंगे क्योंकि वो पीएम मोदी के कार्यक्रम में बनारस में है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जिस तरह अगर देखा जाए चाहे वो हिमाचल प्रदेश के हों, अरुणाचल के हों, मध्य प्रदेश के हों, आसाम, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, गुजरात, हरियाणा, गोवा, बिहार, ये सभी के जो मुख्यमंत्री वो पहुंच रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए जो बैठक होनी, बैठक के बाद ये भी तय होनी है कि अपने अपने राज्यों में जाने के बाद अयोध्या के जो दर्शन करने के लिए जो ये तीर्थयात्री हैं, जो वहाँ के प्रदेशवासी हैं, उनको क्या सुविधाएं वो मुख्यमंत्री दे सकते हैं, उसको लेकर भी यहाँ बैठक होनी है।
जो पर्यटन बाहर से आएंगे, उत्तर प्रदेश सरकार उनकी पहले व्यवस्था कर चुकी है। हालांकि अब ये अलग अलग मुख्यमंत्री जब अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं तो वो अपने प्रदेशवासियों के लिए क्या कुछ यहाँ बेहतर कर सकते हैं, उसको लेकर भी चर्चा होनी है। उनके आने जाने की फैसिलिटीज, दर्शन करने की फैसिलिटीज, जी। क्या सुविधा आसानी से मिल सकती है, हर राज्य के मुख्यमंत्री क्या सुविधा पहुंचा सकते हैं, इसको लेकर भी बैठक होनी है। और 2022 की पूरी तरीके से यहाँ पे कान मंत्रा होगी। निश्चित तौर पे 2022 को कैसे फतेह किया जाए, बीजेपी चाहती दोबारा पुनः सरकार कैसे आए, इस बिल्कुल। बात को लेकर सभी राज्यों जी के अखिल, बहुत मुख्यमंत्री बहुत को शुक्रिया इस शामिल तमाम किया। जानकारी के लिए। तो अयोध्या में आज बीजेपी नेताओं का संगम, सीएम योगी समेत 11 राज्यों के मुख्यमंत्री रामलला के दर्शन करेंगे। और अगली दूसरी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक चुनाव की घोषणा जनवरी महीने में होगी और फरवरी व मार्च महीने के दौरान मतदान और मतगणना की तारीखें तय होंगी। चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत जनवरी महीने में हो जाएगी। उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत 5 राज्यों के चुनाव तैयारियों की समीक्षा के लिए आज 15 दिसंबर से चुनाव आयोग का दौरा शुरू होगा। चुनाव आयोग के दौरे की शुरुआत पंजाब से होगी। पंजाब में 2 दिवसीय यानी 15 और 16 दिसंबर को चुनाव आयोग की टीम दौरा करेगी। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा, चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के अलावा चुनाव आयोग के दूसरे अधिकारी पंजाब का दौरा करेंगे। चुनाव आयोग सभी 5 राज्यों का बारी बारी से चुनावी दौरा करेगा, जिसके बाद तैयारियों की समीक्षा कर तारीखों का ऐलान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में कई चरणों में मतदान होता है और इस बार भी 7 से अधिक चरणों में मतदान की संभावना है। बता दें कि यूपी में विधानसभा की 403 सीटें, पंजाब में 117 सीटें, गोवा में 40 सीटें, मणिपुर में 60 सीटें और उत्तराखंड में 70 विधानसभा की सीटें हैं। सभी सीटों पर 15 मार्च से पहले चुनाव खत्म हो जाएगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश अखिल से। अखिल जी, अगले महीने 5 राज्यों के चुनावों की घोषणा हो सकती है, तारीखों का ऐलान हो सकता है, जिनका बेसब्री से इन सभी राज्यों की जनता और वहां की सरकार, वहां की विपक्षी पार्टियां इंतजार कर रही हैं। बिल्कुल जो है चुनाव आयोग जो है अपना समझिए अपनी तैयारी में पूरी तरह से जुट गया है। और आज जो है चुनाव आयोग के जो बड़े अधिकारी हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त से लेकर तमाम जो बड़े उनके साथ जो है वो सारे लोग पंजाब के दौरा पर हैं। और 2 दिन का ये पंजाब दौरा उनका चलेगा। पंजाब दौरे के बाद जो है इस महीने के लास्ट में जो है उत्तर प्रदेश का दौरा होगा। उसके बाद उत्तराखंड और मणिपुर का दौरा होना है। तो ये माना जा रहा है कि अभी तक जो फीडबैक मिल रहा है उसमें लग रहा है कि ये जनवरी में इसकी घोषणा हो जाएगी, पहले सप्ताह में। और इसके बाद जो है मार्च तक जो है चुनाव प्रक्रिया को खत्म करने की खबर मिल रही है। लगता है कि 15 मार्च से पहले जो है चुनाव संपन्न हो जाएंगे और मतगणना की भी तारीख तय हो जाएगी। तो ये कुल मिलाकर जो अभी चुनाव आयोग की तरफ से जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है उसमें ये है कि जनवरी के पहले सप्ताह में चुनाव की घोषणा होगी, अधिसूचना जारी होगी और चुनाव की तारीख तय हो जाएगी। जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश को लेकर कुछ ज्यादा ही फोकस है, क्योंकि वो बड़ा राज्य है और 403 सीटों पर वहाँ चुनाव होने हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ये जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे, पिछली बार जो चुनाव हुए थे 7 चरणों में हुए थे, तो उत्तर प्रदेश का जो रकबा है, जितना बड़ा उसका क्षेत्रफल है, उसको देखते हुए लग रहा है कि इस बार भी उत्तर प्रदेश में 7 या 8 चरणों में ही चुनाव हो। और यही वजह है कि चुनाव आयोग के साथ ही तमाम पार्टियां जो है उत्तर प्रदेश और पंजाब पर ज्यादा फोकस कर रही है। और इस फोकस के पीछे का मूल कहानी ये है कि इस बार जो चुनाव होने हैं उसमें समझिए सारी पार्टियां एक तरह से डरी हुई है। कुल मिलाकर कोई भी पार्टी दावे के साथ यह नहीं कह पा रही है कि उसकी सरकार बनेगी। खैर वो तो एक अगला विषय है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है चुनाव आयोग का अपना जो है निर्णय लेना, चुनाव आयोग की तारीख तय होना। चुनाव आयोग का जब तारीख तय हो जाएगा उसके बाद चुनावी प्रक्रिया और तेज होगी और ये लगता है इस बार का चुनाव जो है काफी घमासान होने वाला है। जी अच्छा, अभी भी पूरी तरह से कोरोना गया नहीं है, अभी भी लगातार केसेस आ रहे हैं। भले पिछले बार जो चुनाव हुआ था बंगाल समेत तमाम राज्यों में, उस वक्त जो कोरोना के जो केसेस थे बहुत ज्यादा थे और अभी केसेस थोड़े कम है। तो क्या इसको देखते हुए चुनाव आयोग किसी तरह के दिशा निर्देश या फिर किसी तरह की, इसमें पिछले बार जो चुनाव हुए थे विधानसभा के, इसमें कुछ दूसरी परिस्थिति या कुछ खास दिशा निर्देश जारी करेगा?
हो सकता है, बिल्कुल जो है बीमारी अगर जो है कोरोना महामारी की समझिए कि जो जिस तरह से चल रहा है उसको देखते हुए ही समझिए कि अब तारीखों को अभी बढ़ाया जा रहा है। पहले उम्मीद की जा रही थी कि दिसंबर में ये चुनाव तारीख तय हो जाएगी, लेकिन जिस तरह से एक समझिए तीसरे चरण कोरोना के तीसरे चरण की शुरुआत है, उसको लेकर भी चुनाव आयोग थोड़ा सा समय का इंतजार कर रहा है। और जाहिर सी बात है अगर चुनाव आयोग और ये कोरोना बीमारी के बीच में समझिए कि कोई घालमेल होता है, समझिए चुनाव आयोग तो चाहेगा कि सारे चुनाव की तारीख तय हो, समझिए कि बीमारी रहित हो, बीमारी उस बीच में ना आए। अगर बीमारी अगर मान लीजिए तेजी से आगे बढ़ती है तो जाहिर सी बात है उसके तारीखों पर असर पड़ सकता है। लेकिन अभी जो हालात हैं समझिए कि उत्तर प्रदेश जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां पर बीमारी की कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। और यही वजह है कि ये माना जा रहा है कि जनवरी के पहले सप्ताह में चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी। अगर इस बीच में अगर मान लीजिए कि कोई बीमारी अगर रफ्तार पकड़ती है तो देखना पड़ेगा आगे क्या निर्णय चुनाव आयोग लेता है। जी अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो निर्वाचन आयोग जनवरी में करेगा 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा और ऐसा माना जा रहा है कि मार्च के एंड तक या मिड तक पूरे चुनाव हो जाएंगे और इसकी मतगणना हो जाएगी। और हालांकि जिस तरह से अनुमान लगाया जा रहा था कि दिसंबर में चुनाव होने हैं, लेकिन तीसरी लहर के चलते या कोरोना के चलते इसे जनवरी में अब इसकी घोषणा की जाएगी। अब आपको बताते हैं तीसरी बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र बुधवार यानी आज से शुरू होगा। ये 17वीं विधानसभा का आखिरी और इस साल का चौथा सत्र है। सत्र के पहले दिन विधानसभा की कार्यवाही सदन के पूर्व अध्यक्ष सुखदेव राजभर और देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और 11 अन्य सैन्य अफसरों कर्मियों को श्रद्धांजलि देने के बाद स्थगित कर दी जाएगी। 16 दिसंबर को वर्तमान वित्तीय वर्ष का दूसरा अनुपूरक बजट, अगले वित्तीय वर्ष का अंतरिम बजट और 2022-23 के शुरुआती 4 महीनों के लिए लेखानुदान प्रस्तुत किया जाएगा। शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा के कार्यक्रम के बारे में चर्चा करने के लिए मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित की अध्यक्षता में सदन की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई। बैठक में विधानसभा का 3 दिन का कार्यक्रम तय हुआ। बता दें कि सत्र में सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी, जिसमें कई बड़े ऐलान करने की संभावना है। वहीं इससे पहले थोड़ी देर में सर्वदलीय बैठक शुरू हो जाएगी। साथ ही लखनऊ में आज से बीजेपी का अब तक का सबसे बड़ा संकल्प पत्र अभियान शुरू होगा, जिसमें कि बीजेपी विधानसभा स्तर तक जाएगी। और इस खबर में ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता घनश्याम चौरसिया से। घनश्याम, आज से यूपी का सत्र शुरू हो जाएगा, विधानसभा सत्र। अनुपूरक बजट पेश करेगी सरकार। कितनी राशि का यह अनुपूरक बजट होगा और क्या कुछ खास ऐलान किए जा सकते हैं इस बजट के माध्यम से? बिल्कुल 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र होगा जिसमें अनुपूरक बजट और लेखानुदान पेश किया जाएगा और ये तकरीबन 1.71 लाख करोड़ के आकार का होने की संभावना है। ये अगला जो 2022-23 सत्र है उसके लिए एक बड़ा जो है ये बजट होगा। पूरक बजट सरकार ने पेश किया था, लेकिन विकास कार्यों को लेकर के जिस तरीके से सरकार का प्रोजेक्ट रहा उसमें फिर से उनको लाने की जरूरत पड़ गई, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रस्तावित विकास कार्य है भाजपा सरकार के जो अभी पूरा नहीं कर पाए थे, उन्होंने फिर से इसलिए ये ला रहे हैं। और बता दो कि आज पहला दिन है। पहले दिन वो जो विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुखदेव राजभर जो है का देहांत हो गया था, उनको लेकर के और सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी के साथ साथ 11 और सेना के जो जवानों की जो शहीद हुए थे उसको लेकर के आज शोक मनाया जाएगा। और जो शोक बैठक के बाद जो है शोक संवेदना के बाद आज सदन को स्थगित कर दिया जाएगा। कल तक के लिए, 1 दिन तक के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। उसके बाद जो है 17 दिसंबर को ये जो है अनुपूरक बजट और लेखानुदान के साथ साथ 4 और विधेयक पास कराएगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ ही देर में जो है सर्वदलीय बैठक होनी है, जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी भी सवाल उठा रही है कि ये सर्वदलीय बैठक जो होती है वो 1 दिन पहले होती है। मुख्यमंत्री को जनता से कोई मतलब नहीं है, इसलिए उनको पहले चुनावी दौरे पसंद है, उसके बाद जनता की चीजें पसंद है, इसलिए वो कल की जगह आज की गई है। तो इसके साथ साथ ही विपक्ष की और जो कांग्रेस के वो पहले से ही जो है पैदल मार्च जो है, जो जीपीओ है गांधी प्रतिमा तक वो पैदल मार्च करने के लिए ठान चुका है। कानून व्यवस्था को
लेकर के खासतौर पे घनश्याम, विपक्ष किस तरह के मुद्दे उठा सकता है विधानसभा को लेकर के, रोजगार, गन्ना व्यवस्था, धान खरीद, बहुत ऐसे सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों लोग घेरने के लिए जो है तैयार है। और अभी समाजवादी पार्टी का विधान घनश्याम, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, घनश्याम आपको मेरी आवाज आ रही है? इसके अलावा जो मैं आपको बता दूं कि इसके साथ राम गोविंद चौधरी हैं, वो उन्होंने बैठक के बाद जो है वहां पे जो विधानसभा है, विधानसभा में चौधरी चरण सिंह प्रतिमा है, उस प्रतिमा पे वो बैठ करके वो धरना भी वहां से देंगे। और इसके साथ ही जो है ये 3 दिवसीय जो ये सत्र चलेगा। घनश्याम, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो। घनश्याम, मेरी आवाज आपको आ रही है? जी 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 घनश्याम, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि विपक्ष है वो विधानसभा में किस तरह के मुद्दे उठा सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष जो लगातार हावी हो रहा है वो धान खरीद को लेकर के हो रहा है, गन्ना मूल्य को लेकर के हो रहा है, खासतौर पे किसानों को लेकर के जो जिस तरीके से किसान बिल के बाद लगातार विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, वो मुद्दा बड़ा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो टेली SIT जांच के बाद, हालांकि जांच से पहले भी लगातार चल रही है, लखीमपुर खीरी का बिल्कुल घनश्याम, तो विपक्ष की तरफ से भी तैयारी है और हंगामेदार ये सत्र हो सकता है, हालांकि बहुत छोटा सत्र है, सिर्फ 3 दिन का, और सरकार इसमें अनुपूरक बजट पेश करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और अगली चौथी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर आज सुनवाई होगी। मंगलवार को महाराष्ट्र सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण संबंधी विषय पर सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने यह व्यवस्था दी। कांग्रेस के सैयद जाफर और जया ठाकुर ने राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2019 के परिसीमन को निरस्त करके 2014 के आरक्षण से चुनाव कराने पर आपत्ति उठाई है। उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी पर राहत नहीं मिली। इस पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इधर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मतदान दलों का प्रशिक्षण सत्र 14 दिसंबर से शुरू हुआ। ये 16 दिसंबर तक चलेगा। और इसी खबर पर हम ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता विवेक राणा के पास। विवेक, आज सुनवाई होगी जिस तरह से पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस नेताओं की तरफ से, हालांकि कांग्रेस का यह कहना है कि वो कोर्ट पर नहीं गई है, लेकिन कांग्रेस नेताओं की तरफ से, कांग्रेस प्रवक्ताओं की तरफ से रिट पिटीशन लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट में। तो आज सुनवाई होगी। इसके पहले 2 बार सुनवाई टल चुकी है, तो आज क्या उम्मीद की जा रही है? बिल्कुल भागीरथ, बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर जिस प्रकार तारीखों का ऐलान हुआ है, उसके बाद की बात की जाए तो उसके बाद से ही कांग्रेस पार्टी में भूचाल आ गया है। क्योंकि बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो कोर्ट नहीं जाएंगे। मगर जिस प्रकार से कांग्रेस प्रवक्ता सैयद जफर ने 7 दिसंबर को जो पिटीशन लगाई थी, याचिका लगाई थी, उसकी जो सुनवाई है वो लगातार टालती हुई नजर आ रही। मगर आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में ये पूरी मामले को लेके सुनवाई है। अब देखने वाली बात यह है कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेके रिपीटेशन लगाई गई है, और बात की जाए पूरे मामले की, तो जिस प्रकार से जो कांग्रेस प्रवक्ता है सैयद जफर, उन्होंने रोटेशन और टाइम लिमिट पर चुनाव कराने की जो मांग की है, उसको लेके आज 10:30 के बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। उसके बाद ही फैसला आ सकता है। मगर पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में जिस प्रकार से पूर्व जिला अध्यक्ष, जो पूर्व जनपद सदस्य, सभी ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। और हाई कोर्ट ने साफ स्पष्ट कर दिया था कि मध्य प्रदेश में जो पंचायत चुनाव की तारीखों का जो जिस प्रकार से ऐलान हुआ है वो यथावत रखा जाएगा, और उसी पंचायत की तारीख जिस समय ऐलान की गई थी उसी समय पंचायत का चुनाव होगा। मगर बात की जाए सैयद जफर की, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि उनकी जो मांग है वो कोर्ट के माध्यम से मानेंगे, जिसके चलते उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 7 दिसंबर को ही याचिका दायर कर दी गई थी। अब देखने वाली बात है कि पूरे मामले को लेके आज सुनवाई होना है। मगर पूरे बात की जाए इस पूरे मामले की, तो कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के साथ 3 राज्यों में भी रोटेशन पर लगी याचिका पर आज सुनवाई होना है। जी विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।
तो आज पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और इसके पहले 2 बार सुनवाई टल चुकी है। अब देखना ये होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करता है कि नहीं करता, या फिर कोई अगली तारीख मिलती है। हालांकि कांग्रेस चाहेगी, बीजेपी चाहेगी कि इस पर सुनवाई हो और जो भी फैसला आना है जल्द फैसला आ जाए। इसी के साथ 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।